What an accused say for the first time in the court. Sir, I was not there at the crime scene. जज साहब मैं वहाँ नहीं था जिस समय वह घटना घटी. हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन लॉ समझो विथ मैक यूट्यूब चैनल. और आज हम लोग सीखेंगे सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 which says that when fact not otherwise relevant become relevant. इसमें हम लोग जानेंगे कि जब कोई फैक्ट रिलेवेंट नहीं रहता है तो उसे रिलेवेंट कैसे बना सकते हैं. इसे हम लोग प्ली ऑफ एलिबी के नाम से भी जानते हैं. प्ली ऑफ एलिबी, इसका मतलब, एलिबी का मतलब होता है एल्सवेयर और प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. सेक्शन 11 प्ली ऑफ एलिबी under chapter 2 of the Indian Evidence Act, which is from section 5 to 55. Other than section 11, all other sections deal with different type of fact and make them relevant. But section 11 deals with certain fact which are not relevant otherwise, but it becomes relevant for somehow. इसका मतलब चैप्टर 2 इंडियन एविडेंस एक्ट में दिए गए सेक्शन में सभी सेक्शन तथ्यों की सुसंगतता की बात करता है, परंतु सेक्शन 11 तथ्य सुसंगत नहीं है. उस तथ्य को सुसंगत कैसे बनाना है उसके बारे में बात करते हैं. इस सेक्शन में 2 क्लॉज दिए गए हैं. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू एंड एट द लास्ट वी विल see some case laws with it. चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लॉज. जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, इस सेक्शन में 2 क्लॉज दिए गए हैं. पहला बोलता है दे आर इनकंसिस्टेंट विथ एनी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट, यदि वे किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत है. ये क्लॉज उन फैक्ट की बात करता है जो फैक्ट किसी केस के फैक्ट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये फैक्ट रिलेवेंट मान लिए जाते हैं क्योंकि ये फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होते हैं, असंगत होते हैं, और इन फैक्ट का किसी केस के फैक्ट से इनकंसिस्टेंट होना ही इन्हें रिलेवेंट बनाता है. इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे A is accused for murder of B. A पे इल्जाम लगाया कि उसने B का खून किया है. तो इसमें A को क्या कर सकता है भाई? तो A ने डिफेंस लिया प्ली ऑफ एलिबी का. अब A को प्रूव करना है कि दैट एट द टाइम ऑफ मर्डर ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर. अब A को बोलता है कि वह उस दिन उस घटना स्थल पे नहीं था जिस जगह पे खून हुआ. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बी का मर्डर दिल्ली में हुआ. ठीक है, तो अब ए को ये साबित करना होगा कि वो उस समय जिस समय बी का खून हुआ वो दिल्ली में था ही नहीं, वो दिल्ली में नहीं था, वो किसी और स्टेट में था. जैसे वो पटना में था या वो कहीं और किसी भी इंडिया के स्टेट में या इंडिया के बाहर था. तो इसमें कोर्ट को एक डिस्क्रिशन, इस क्लॉज इस सेक्शन में कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर है जिसके बिना पर कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि जो डिफेंस ले रहा है अक्यूज्ड वो सही है कि नहीं है. और जब तक अक्यूज्ड ये साबित नहीं कर देता है कि मौजूदा स्थिति में जिस समय वह खून हुआ है वो उस स्थान पे नहीं था, तब तक उसे गुनहगार ही माना जाएगा. और डिफेंस जो ले रहा है अक्यूज्ड, उसे ये साबित करना पड़ेगा विदाउट एनी डाउट कि वो किसी और जगह पे था. अब समझते हैं कि क्लॉज 2 क्या बोल रहा है. क्लॉज 2, इफ by themselves
or in connection with other fact, they may existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact, highly probable or non-probable। इसका मतलब है ऐसे फैक्ट जो दिया जा सकता है, जो अपने आप में किसी फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल बना दे या इम्प्रोबेबल बना दे। बहुत से केस ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट को अज्यूम करना पड़ता है कि नियरेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है। एक केस में अगर किसी भी डायरेक्शन में केस नहीं जा पा रहा है, किसी भी गुनहगार को सज़ा नहीं दे पा रहा है कोर्ट, तो कोर्ट को पहले ये अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट्स टेक की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं। वो अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एक मर्डर हुआ है तो उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि कौन मार सकता है उसको। ये क्लॉज पॉसिबिलिटीज़ के बारे में ही बोलता है ज़्यादातर कि अगर प्रोबेबल है या नॉन इम्प्रोबेबल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक रूम में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं। 3 का मर्डर हो जाता है, नंबर 3 का मर्डर हो जाता है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं? पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 नंबर जो A1 है, 2 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों मिलके मारा होगा। दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि कोई 2 मिलके मारा होगा उसको। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है? तीनों में से कोई एक मारा होगा उसको। तो कोर्ट ये पॉसिबिलिटी पर ही डिसाइड करेगी कि केस को किस साइड लेके जाना है। ये क्लॉज ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ पे चलता है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दिया हुआ। नॉर्मली सिर्फ यही है कि कोर्ट को किस तरीके से अपने आप को अज्यूम करके चलता है कि भाई अगर नियरेस्ट पॉसिबिलिटीज़ है, अगर एक गुनहगार का इल्ज़ाम लगा है किसी पे, तो उसके गुनहगार होने का सबूत कहाँ तक सही हो सकता है, ये अज्यूम करके चलता है। अब कुछ केस लॉज है, अब एक एक करके कुछ केस लॉज भी देख लेते हैं हम लोग। केस लॉज, अब हम लोग इसमें बात करेंगे केस लॉज के बारे में। तो पहला केस लॉज है शहाबुद्दीन एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ असम, क्रिमिनल अपील नंबर 629 ऑफ 2010। इस केस में कोर्ट इज इन डाउट विथ रिस्पेक्ट टू प्ली ऑफ एलिबाई एंड द अक्यूज्ड डज नॉट satisfy or explain the given evidence, or he does not support his statement. So according to section 313 of CRPC, the court is authorized to conclude a negative, not a positive, inference against the accused. अगर किसी अक्यूज ने प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लिया है तो उसे वो साबित करना पड़ेगा, उसको सपोर्टिव एविडेंस देना पड़ेगा अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है और उसे तुरंत के तुरंत सज़ा भी मिल सकती है। दूसरा केस है हम लोग के पास दूधनाथ पांडे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी AIR 1981 और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज सुखहर सिंह AIR 1978। इस दोनों केस में अक्यूज ने प्ली ऑफ एलिबाई का डिफेंस लिया। इस केस में अक्यूज को साबित करना पड़ा कि वह क्राइम होने वाले सीन से काफ़ी दूर था। उसे ये साबित करना पड़ा कि वो क्राइम होने वाले सीन से वहाँ पर होना उसका फिजिकली इम्पॉसिबल था। जहाँ पे वो घटना हुई वहाँ पे उसका प्रत्यक्ष रूप से होना, फिजिकल रूप से होना इम्पॉसिबल था, इस केस में कहा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो पर, सेम चैनल पर। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो रेगुलर आते रहेंगी आपके अपने चैनल लॉ समझे विथ मयंक में। थैंक यू।